हेलो बच्चों। आजकल हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो मैट्रिसेस पार्ट 8 में हमने मैट्रिसेस के मिससेलेनियस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। अगर उसमें कुछ क्वेश्चंस जो कि लिख किए गए हैं, अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप रिलेटेड क्वेश्चंस को हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो आज हमारे नया टॉपिक जो होगा, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक हमारे पास है चैप्टर 4 पार्ट 1 के चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स को। हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स का यूज सबसे पहले क्यों किया गया था, ठीक है, और डिटर्मिनेंट का यूज किस तरह से हम करना चाहेंगे और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या है, डिटर्मिनेंट का मीनिंग क्या है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड हम जितने भी क्वेरीज होंगे हम उससे उसको सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट। इन 90 आई थिंक 1763 में लेबनिज़ ने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, लीनियर इक्वेशंस जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल्स होते हैं, उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के क्विक मेथड्स के माध्यम से, क्विक मेथड को जनरेट करने के लिए डिटर्मिनेंट को इंट्रोड्यूस कराया था। मतलब जो लीनियर इक्वेशंस थे, हम अगर या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से या हम जो सॉल्व करते थे उसको एलिमिनेशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से हम उसको सॉल्व किया करते थे। उससे और इजी जो मेथड होगा वो डिटर्मिनेंट के माध्यम से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन चाहे 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स हो हम उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स के कैसे इंट्रोड्यूस कराया गया होगा। सबसे पहले तो मान लेते हैं हम कोई भी लीनियर इक्वेशन में कोई भी 2 वेरिएबल का कोई लीनियर इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। लेट अस सपोज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। ये लीनियर इक्वेशन सपोज कीजिए 2 वेरिएबल का इक्वेशन है। अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे इसको? मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखना होगा तो हम लिखेंगे इसको 2 3 3 4 एंड x y विच इज इक्वल टू 4 एंड 5 लिख सकते हैं। ऐसा कैसे लिख सकते हैं? देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से कीजिए, 2 का मल्टीप्लाई x से 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई y से प्लस 3y। जब ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल टू कितना आएगा? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में इक्वल टू 4 आ जाएगा। सिमिलरली 3x है ना, 4y इज इक्वल टू कितना होगा? 5। तो ये इक्वेशंस थे और इसको सॉल्व करने के इसको हमने मैट्रिसेस में रिप्रेजेंट कर दिए। इस इक्वेशन को हमने मैट्रिसेस में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए उन्होंने डिटर्मिनेंट का यूज किए थे। डिटर्मिनेंट कैसे यूज हुआ? अब जैसे बात करते हैं कि इस इक्वेशंस का सोल्यूशन होगा या नहीं होगा, इस इक्वेशंस के सोल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। आपको कंडीशन याद होगा, क्लास 10th में पढ़े थे आपने, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है ना, और यहाँ पर नॉट इक्वल टू c1/c2। पैरेलल कंडीशन आपने देखे थे। ये इक्वेशन आप लाइन पैरेलल मींस इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन भी कंडीशन बनती थी। a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये पैरेलल लाइन कंडीशंस थी। और क्या होते थे? जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हुआ करते थे तो हम यहाँ बोला करते थे इस जो लीनियर इक्वेशन है उसके यूनिक सोल्यूशन हुआ करेंगे, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट के माध्यम से कैसे बताएंगे? हम उसको देखकर कैसे बता सकते हैं कि ये इस इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा, मींस इस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करें, मेन डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल को मल्टीप्लाई कर, जैसे देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लेकिन अगर इसको सॉल्व कर सकें 2 × 4 minus 3 into 3 which is equal to 8 minus 9 minus 1 which is not equal to 0। that means not equal to 0 का मतलब इस इक्वेशंस का सलूशन पॉसिबल है, ठीक है। अब सलूशन कैसे निकालेंगे एक्स वाई, वो आगे हम जाकर पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसी भी मैट्रिसेस जो स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिसेस हैं, किसी भी स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिसेस के जो यूनिक वैल्यू निकलते हैं, है ना, मैट्रिसेस की जो वैल्यू निकलते हैं, जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू उस मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट बोला जाता है। जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होगा? -1 हो गया। तो किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट का बहुत ज़्यादा आप यूज कर सकते हैं और ये थोड़ा इजी पड़ता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ बताया कि एक मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स होगा, उसको अगर डिटर्मिनेंट में लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे और उसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम डिटर्मिनेंट को यूज करते थे, ठीक है। अब शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पर डिटर्मिनेंट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो देखिएगा, एक डिटर्मिनेंट के लिए कोई एक डिटर्मिनेंट क्या एसोसिएशन ऑफ
एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस हुआ करता है, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस विच हैज अ फिक्स्ड वैल्यू हुआ करेगी, किसी मैट्रिक्स की जो फिक्स वैल्यू हुआ करती है वो आपका डिटर्मिनेंट हुआ करता है, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट हुआ करता है। तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? डिटर्मिनेंट के लिए किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए अ मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर ऑर्डर। क्या होना चाहिए? अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर ऑर्डर। स्क्वायर ऑर्डर मतलब समझ रहे हैं? वो चाहे 1x1 हो जाए, 2x2 हो जाए, 3x3 हो जाए, 4x4 हो जाए। तो सबसे पहली कंडीशन है कि किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू, जब किसी मैट्रिक्स की वैल्यू की बात करें दैट इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट। किसी भी मैट्रिक्स की जो वैल्यू निकलती है वो वैल्यू क्या होती है? वो डिटर्मिनेंट होती है। सो किसी भी मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि जो जिस मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी वैसे मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं फाइंड होती है, लेकिन जब उसको डिटर्मिनेंट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं या उसके डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं उस मैट्रिक्स का, तो उसकी वैल्यू निकल सकती है। वैसे मैट्रिक्स नहीं निकलती। मैट्रिक्स क्यों नहीं निकलती? इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी? नहीं निकाल सकते, लेकिन इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? हम निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा? -1। लेकिन इस मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी होगी? ओनली वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स पूछा जाए तो वैल्यू ऑफ मैट्रिसेस नहीं होती है, बिकॉज मैट्रिक्स क्या होती है? ओनली अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स हुआ करते हैं। इनके एलिमेंट्स को लिखने का तरीका जो होता है वो मैट्रिसेस होते हैं, चाहे वो किसी भी ऑर्डर में लिखें, जैसा कि हमने मैट्रिसेस में डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये होगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? उसके लिए पहली कंडीशन है कि वो मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर ऑर्डर का होना चाहिए। क्लियर है? वो मैट्रिक्स हमेशा मेन कंडीशन आपकी यही है, वो मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर ऑर्डर। ये ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। अच्छा, अब दूसरी कंडीशंस में लेकर चलते हैं। दूसरी कंडीशंस मेनली आप यही याद रखिएगा। अच्छा, आगे बात करते हैं डिटर्मिनेंट को डिनोट कैसे करते हैं। डिटर्मिनेंट को डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑलवेज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं? जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मैट्रिक्स होता है, हमें उसकी वैल्यू निकाल डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है। तो डिटर्मिनेंट कोई भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तो डिटर्मिनेंट को डिनोट करने के लिए देखिए ये यूज करते हैं सिंबल। ये जो सिंबल होता है वो डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है, न कि मॉड का होता है या मॉडुलस का नहीं होता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट एक सिंबल होता है जिसका माइनस और प्लस से कोई लेना देना नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समटाइम्स कुछ जगह हम ये सिंबल यूज कर लेते हैं डिटर्मिनेंट। ये भी सिंबल डिटर्मिनेंट जैसे ट्रायंगल का सिंबल होता है, बट इसको हम डिटर्मिनेंट समटाइम्स में यूज किया गया मिलेगा आपको। तो डिटर्मिनेंट के लिए सिंबल्स होता है। एक मैट्रिक्स स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स होगा, हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये कंडीशंस हुआ करती है, ठीक है। अच्छा जी, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल हो गया ना। अब हम बात करते हैं इसमें किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए जब उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जरा हम देखते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि वो स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स होना चाहिए, साथ ही साथ उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब आप आइएगा, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए लेट ए इज इक्वल टू एनी मैट्रिक्स है, सपोज कीजिए मैट्रिक्स 5, मैट्रिक्स में एलिमेंट ओनली 5 है और 5 एलिमेंट का मतलब ओनली 1 एलिमेंट है, ठीक है ना। ओनली 1 एलिमेंट का मतलब ये मैट्रिक्स आपका 1x1 ऑर्डर का हुआ। कितने ऑर्डर का हुआ? 1x1 ऑर्डर का हुआ। देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ है, हम अगर पूछें कि वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना, ये पूरा सिंबल शॉर्टकट में हम इसको लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दो लाइन खींच देते हैं, दो लाइन खींच कर उसमें मैट्रिक्स को लिख देते हैं, ए को लिख देते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट का सिंबल ये लगा दिया करते हैं। और ये क्या होती है? सिंगल मैट्रिक्स का, जो सिंगल एलिमेंट के अगर मैट्रिक्स होते हैं उसका डिटर्मिनेंट वही एलिमेंट हो जाता है, एलिमेंट इटसेल्फ हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास मैट्रिसेस में यहाँ पर हमने कोई दूसरा ले लिए होते, सपोज करो -3 ले लिए होते, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट कितना होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ बी विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ -3 विच इज इक्वल टू -3। मैंने आपको बता दिया था मॉड, यहाँ पर जो ये लाइन खींची गई डिटर्मिनेंट का जो सिंबल होता है, जो नोटेशन होते हैं, उसका मॉडुलस से कोई लेना देना नहीं है। मॉडुलस के बारे में आप लोग जानते हैं कि मॉड ऑफ -3 इज इक्वल टू +3 होता है, बट यहाँ पर जो लाइन खींची गई है उसका मॉड से कोई लेना देना नहीं, ये एक सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट हुआ करता है, ठीक है।
ये सिंबल किसका है? डिटर्मिनेंट का होता है। इसमें जो एलिमेंट होगा उस एलिमेंट को उसी की वैल्यू लिख दिया करते हैं अगर वो 1x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो। ओके, सेकेंड लेकर चलते हैं। सेकेंड में हम बात करते हैं अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का हो, बिकॉज डिटर्मिनेंट के लिए इन मैट्रिक्स क्या होना जरूरी है? स्क्वायर ऑर्डर होना जरूरी है। ठीक है, स्क्वायर ऑर्डर होना जरूरी है। तो हम मान लेते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है, मान लीजिए 2 4 एंड 5 6 ले लिए। ओके, ये एलिमेंट क्या हुए मतलब नहीं होता है, एलिमेंट कुछ भी हो स्क्वायर ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए। देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट के लिए आप इसमें माइनस एन को फैक्टर के बेसिस पर किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। माइनस को फैक्टर क्या होगा वो हम आप बात करेंगे अभी। अभी बस डायरेक्टली आप देख लीजिए कि ये 2x2 3x3 ऑर्डर के जो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स होते हैं उसको अगर वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने 1x1 के लिए बता दिया कि 1x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स को डायरेक्टली लिख देंगे। और 2x2 के लिए क्या करेंगे? देखिए 2x2 के लिए सबसे पहले वो मैट्रिक्स आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा जाएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसमें हर एक एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ शॉर्टकट में अगर वो 2x2 ऑर्डर का, अगर कोई मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है और उसका डिटर्मिनेंट निकालें तो करना क्या है? आपको करना है इसकी मेन डायगोनल और माइनस हाफ डायगोनल को मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस कर दीजिए। मतलब मेन डायगोनल के एलिमेंट 2 और 6 है और माइनस कर लीजिए 4 × 5 के साथ। ऐसा मैंने वहां पर जो यूनिक सोल्यूशन को सॉल्व करते इसमें बताया कि कोई मैट्रिक्स है और उसको -1 आया तो नॉट इक्वल टू 0 हो रहा था, तो इसको ऐसे को अगर इस फॉर्म में लिखें, इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इसकी जो वैल्यू ऐसे बनाई गई है ताकि कैलकुलेशन करने पर उसकी जो वैल्यू मिले वो उसी तरह से मिले जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इक्वेशन को सॉल्व करने पर मिलती है। तो चलिए वहां तक नहीं जाते हैं, हम बात करते हैं 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे? मेन डायगोनल में से आप डायगोनल को माइनस करेंगे। किसे? मेन डायगोनल, मतलब ये इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर वो 2x2 है तो, और माइनस 30 हो जाएगा। तो ये हो जाता कितना आ जाएगा? 12 - 20 विच इज इक्वल टू -6। सिंपल मैंने 2 का बता दिया, 2x2 ऑर्डर का, ऑर्डर 2 के बारे में। अब मान लीजिए हमने लेकर चलते हैं किसी भी मैट्रिक्स, मान लीजिए हमारे पास 3x3 ऑर्डर का है। 3x3 ऑर्डर में कोई एक एग्जांपल ले लीजिए, 1 0 या 1 -1 3 एंड 2 3 4 एंड 1 3 एंड 5। सपोज कीजिए हमारे पास ये मैट्रिक्स होता है, देन द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स कितना होता है? द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, कैसे एक्सपेंड करते हैं वो देख लीजिए, उसके बाद में एक्सपेंशन किन किन बेसिस पर हो वो अभी जस्ट इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम जो एलिमेंट लेते हैं जैसे 1 ले लिए तो 1 के करस्पॉन्डिंग 1 जिस रो या जिस कॉलम में होगा उसको डिलीट कर लीजिए, डिलीट कर लेते हैं। जैसे 1 हमारे पास आ गया, ये जिस रो या जिस कॉलम में आ रहा है हम उसको डिलीट कर देते हैं। देखिए 1 हमारे फर्स्ट कॉलम में और फर्स्ट रो में आ रहा है, 1 को जिस रो एंड जिस कॉलम में हो रहा है उसको बंद कर दीजिए। जो बचा उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लीजिए। बचा क्या हमारे पास? 3 3 एंड 4 5 बचा, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 3 एंड 4 5। नेक्स्ट जो चलता है ऑन द बेसिस ऑफ कोफैक्टर, इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि प्लस माइनस प्लस के बेसिस पर ये मूव करेगा ताकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाली जा सके। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट होगा वो कोफैक्टर के बेसिस, मतलब प्लस, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस होता है। तो ये भी डिस्कस करेंगे, बस अभी आप देखिएगा। तो बीच में माइनस होगा, पहला प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया +1, दूसरा एलिमेंट माइनस होगा और ऑलरेडी अगर माइनस है तो इसको माइनस में लिख दीजिए। अब -1 जिस कॉलम और जिस रो में आए उसको बंद कर दीजिए। जैसे -1 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम में आए उसको आप क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद आपके पास बचता है 2 1 4 5। आप लिखिए 2 1 4 एंड 5। नेक्स्ट आपके पास पहले रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से उस डिटर्मिनेंट या उस मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए हमने मैट्रिक्स लिखकर ही एक्सपेंड कर दिया, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। ये जब भी होगा तो सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट लिखेंगे, ठीक है ना, ये लिख दीजिएगा। हम इसको डिटर्मिनेंट बना लेते हैं और एक्सपेंशन डिटर्मिनेंट का होता है, मैट्रिक्स का नहीं हुआ करता है। तो यहाँ आप लिखकर उसके बाद कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो माइनस हो गया, -1 के लिए 2 1 एंड 4 5 हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास +3 है और 3 के लिए क्या करेंगे, 3 जिस रो एंड जिस कॉलम में आया उसको देखिए। रो हमारे पास क्या है, ये देखिए फर्स्ट रो हो गया और थर्ड कॉलम में आया। तो 3 जिस कॉलम और जिस रो में आया उसको आप अगर बंद कर लेते हैं तो आपके पास बचता है 2 1 एंड 3 3, 2 1 एंड 3 3। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए 1, और ये 2x2 ऑर्डर का है और 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई।
मेन डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, मतलब दूसरे साइड में जो डायगोनल बनता है। तो यहाँ मेन डायगोनल क्या बनेगा, 5 इंटू 3 15 माइनस ऑफ डायगोनल क्या बना 3 इंटू 4, 3 4 12 माइनस एंड माइनस प्लस 1 एंड हियर 2 into 5 is 10 and minus 1 into 4, okay, and plus 3, next 3 into 2 6 and minus 3। ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करने का तरीका है, ठीक है। तो हमने यहाँ बताया कि किसी भी स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेंट, एंड डिटर्मिनेंट के लिए मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर ऑर्डर का होना जरूरी है। डिटर्मिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया करते हैं, हमें जो यहाँ पर जो एनसीईआरटी बुक में जो पढ़नी है वो डिटर्मिनेंट अप टू 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बारे में सीखना है। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर से ज़्यादा 4 क्रॉस 4 5 क्रॉस 5 अगर ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकते हैं तो ये हमारे सिलेबस में नहीं दिया है। तो हम मैक्सिमम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा हुआ कि हमने 3 टाइप्स के डिटर्मिनेंट को लिए, 3 टाइप्स के मैट्रिक्स के लिए और उसकी वैल्यू को फाइंड करने के तरीके बताएं, ठीक है। अब आते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए क्या क्या जरूरत होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ, किसी भी डिटर्मिनेंट्स का माइनर क्या हुआ करता है, किसी भी डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर क्या हुआ करता है और कैसे उसको फाइंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं किसी भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के लिए और उसके बेसिस पे माइनर और कोफैक्टर के बारे में बात करते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे माइनर ऑफ द मैट्रिक्स, है किसी भी डिटर्मिनेंट का माइनर कैसे फाइंड करेंगे, स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स आर डिटर्मिनेंट एनी डिटर्मिनेंट, ओके। माइनर कैसे निकालते हैं, देखिए मान लेते हैं हमने एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, a इज इक्वल टू सपोज कीजिए हमने 1 2 3 एंड 4 ले लिए, ठीक है। नाउ इसका माइनर फाइंड करना तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दीजिए विच इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, ओके। अब अगर मैं माइनर निकालना होता, माइनर हर एलिमेंट का निकलता है, हर एलिमेंट का माइनर निकलता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए माइनर को जो रिप्रेजेंट करते हैं, माइनर इज रिप्रेजेंटेड किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एम आई जे, एम आई जे मतलब एम कैपिटल एम में आप रिप्रेजेंट करेंगे एंड आई जे रो एंड कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए माइनर ऑफ एलिमेंट 1, ये आपका डिटर्मिनेंट है, हम इसमें हर एलिमेंट का माइनर निकाल कर आपको बता रहे हैं कैसे निकाला जाता है। तो मान लीजिए पूछा माइनर ऑफ 1 पूछा गया, 1 मतलब A11 है ना, ये एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है। तो अगर आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि माइनर ऑफ एलिमेंट मान लीजिए A11 पूछा गया, या हमसे पूछा गया हो माइनर ऑफ 1 एलिमेंट 1, ठीक है, 1 के एलिमेंट का, तो 1 जो है माइनर क्या होगा, माइनर का मतलब हो गया 1 आपका जिस रो जिस कॉलम में वही माइनर का भी रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर ये 1 आपके फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है तो माइनर को रिप्रेजेंट करेंगे 1 एंड 1, माइनर क्या होगा 1 1 हो जाएगा, ठीक है। जिस एलिमेंट का माइनर पूछा है, जैसे 1 का माइनर पूछा गया तो 1 जिस रो एंड जिस कॉलम में आ रहा है, देखिए ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में आ रहा है ना, तो उसको बंद कर दीजिए। जिस एलिमेंट का माइनर पूछा जाता है वो जिस रो एंड जिस कॉलम में आ रहा है उसको बंद कर दीजिए। जब बंद करेंगे तो जो बच जाएगा वो उसका माइनर हो जाएगा। तो अभी देखिए 1 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के बाद अगर हम इसको बंद करते हैं तो हमारे पास माइनर कितना आ रहा है, माइनर आ जा रहा है 4, ओके। किसी दूसरे एलिमेंट का निकालते हैं, जैसे मान लो 2 का पूछा है ना, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं शॉर्टकट में माइनर ऑफ 2, माइनर ऑफ 2 का मतलब ये किस प्लेस पर होगा, A11 हुआ तो नेक्स्ट क्या होगा A12, मतलब माइनर ऑफ A12 पूछा जा रहा है, माइनर ऑफ एलिमेंट A12, ओके। यहाँ लिख देता हूं मैं अभी आपको कंप्लीट करने के लिए, माइनर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट ही करते हैं A11 ए से, बट हम यहाँ लिख रहे हैं माइनर ऑफ A12 का मतलब 2 का माइनर पूछा है, तो 2 जिस रो और जिस कॉलम में आया उसको बंद कर दिए। देखिए 2 आया फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम में, इसको बंद कर दिए। बंद करने पर आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को टोटल आप बंद कर लें, डिलीट कर लें, ठीक है ना, तो बचा क्या 3 बच जाता है। तो माइनर ऑफ एलिमेंट A12 विच इज डिनोटेड बाय M12, बिकॉज जिस एलिमेंट का माइनर होगा वही उसका रिप्रेजेंटेशन या उसका सिंबल हो जाता है। तो M12 कितना हो जाएगा, माइनर ऑफ 2 हो जाएगा आपका कितना होगा 3 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मान लीजिए आप किसी और का निकालना चाह रहे हैं, हर एक एलिमेंट का माइनर निकाला जा सकता है। माइनर ऑफ एलिमेंट A21 मतलब ये एलिमेंट, मतलब आपसे पूछा गया है माइनर ऑफ 3,
माइनर आप 3 पूछा गया, देखिए 3 का माइनर पूछा है, तो 3 जिस रो एंड जिस कॉलम में होगा बंद कर लीजिए। दैट मीन्स आपको 3 किस प्लेस पर है, A21 मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम है ना, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम है, तो ये M21 से रिप्रेजेंट की जाएगी। और माइनर आप 3 कितना होगा, 3 का माइनर कितना होगा, 2 आ जाएगा। देखिए 3 जिस रो एंड जिस कॉलम में हमने बंद कर दिए, तो बचा क्या, माइनर ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। एंड नेक्स्ट अगर किसी और का पूछा जाए, माइनर ऑफ एलिमेंट A22 पूछ दिया, A22 ये एलिमेंट होगा है ना, A22 मतलब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, तो ये हो गया माइनर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, माइनर ऑफ 4 विच इज डिनोटेड बाय M22, ठीक है M22। तो माइनर ऑफ 2, ये देखिए 2 रो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, मतलब ये 4 का आपको माइनर पूछा है, तो 4 जहां है उसके ऊपर और उसके सामने देखिए, 4 के ऊपर ये वाला सेकेंड कॉलम है और सेकेंड रो है, अगर बंद कर देते तो क्या बच जाता है आपके पास, 1 बच जाता है, इसका मतलब माइनर कितना हो गया, 1 आ गया। क्लियर हुआ। माइनर कैसे निकालते हैं, हर एक एलिमेंट का माइनर निकाला जाता है विदाउट साइन चेंजिंग, है ना, विदाउट साइन चेंजिंग। अगर मान लीजिए हमारे पास, ये तो मैंने माइनर आपको 2x2 ऑर्डर के लेकर एग्जांपल बताया था, ठीक है। अगर आपको माइनर निकालना होगा, माइनर किसका निकालना होगा, माइनर मान लीजिए 3x3 ऑर्डर का निकालना, तो कैसे निकालेंगे, जरा एक बार और नोट करता हूं, माइनर आप 3x3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को लेते हैं या स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स लेते हैं और हमें उसका माइनर फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम एक सपोज कर लेते हैं एक मैट्रिक्स, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3, यानी कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, 0 5 4 3 2 एंड मान लीजिए -2 और ये -4 हो गया, ओके। हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गया। अगर हम इसको सबसे पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमें अगर कुछ भी फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं, 0 5 एंड 4 3 2 एंड -4। अब आपसे पूछा गया है तो फाइंड द माइनर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट, मान लीजिए सबका माइनर निकालना है आपको, तो मैं माइनर निकालना आपको बता रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए आपसे पूछा माइनर ऑफ एलिमेंट 1 का मतलब A11, ये किस पर प्लेस पर होगा, A12 बिकॉज फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, सो A13। तो माइनर ऑफ 1 -2 3 किसी भी एलिमेंट का पूछा जाए तो आप निकालेंगे माइनर ऑफ, मान लीजिए एलिमेंट 1 का मतलब क्या हुआ, A11 का पूछा गया, तो माइनर इज ऑल्सो डिनोटेड बाय M11, माइनर M11 से डिनोट की जाएगी। अब आपको मान लीजिए माइनर निकालना है 1 का, तो 1 जिस रो एंड जिस कॉलम में होगा, देखिए ये इस रो में है और इस कॉलम में है, तो ये पूरा बंद कर दीजिए। जब आप 1 जिस रो और जिस कॉलम में है, मींस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को क्लोज कर देंगे, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 5 2 4 एंड -4, ओके। 5 2, देखिए आप फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम क्लोज कर लीजिए और इसको सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज ये 2x2 ऑर्डर का है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। कितना आएगा, 5 × -4 मेन डायगोनल एंड -2 × 4, ये जो कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आएगी वो इस माइनर की वैल्यू हो जाएगी, मतलब एलिमेंट 1 की माइनर की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है। किसी और का निकालना, जैसे -2 का निकालना हो, हमसे पूछ दिया गया हो माइनर ऑफ एलिमेंट -2 विच इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट की जाएगी, M12 बिकॉज फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम पर है, A11 A12 A13 A21 A22 A23, इसी नाम से तो रिप्रेजेंट करते हैं आप इसको। तो ये फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम के एलिमेंट -2 है, ठीक है ना। तो माइनर कितना होगा M12 के लिए, M12 मतलब -2 का माइनर, -2 के माइनर के लिए -2 देखिए जिस कॉलम और जिस रो में है, देखिए ये फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है, इन दोनों को हम बंद कर दे रहे हैं, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को हम बंद कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर, ओके। तो बच जाएगा क्या हमारे पास, बच जाएगा 0 3 एंड 4 -4, 0 3 4 एंड -4, ओके। तो इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए, कितना आएगा, 0 × -4 -3 × 4, ओके। आप यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली आप किसी भी एलिमेंट्स का माइनर निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए माइनर आपको 0 का निकालना है, ठीक है। हमने लिख लिए माइनर ऑफ एलिमेंट 0 पूछा गया। माइनर ऑफ एलिमेंट 0 क्या होगा, 0 जिस रो एंड जिस कॉलम में है उसको देखिए, ये आपका सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो दैट मीन्स 2 एंड फर्स्ट कॉलम इज 1,
M21। अब M21 को रिप्रेजेंट करें बिकॉज सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, और एलिमेंट को पहले रो बाय कॉलम में लिखा करते हैं, इसलिए M21 हो गया। अब जीरो का क्या होगा, जीरो का माइनर क्या होगा, जीरो जिस रो और जिस कॉलम में आए उसको बंद कर दीजिए। देखिए सेकेंड रो को बंद कर दीजिए और फर्स्ट कॉलम को बंद कर दीजिए। जब इसको और इसको बंद करेंगे तो बचेगा ये है ना, आप हाथ से बंद कर देखिए, -2 एंड +2 एंड 3 -4। सॉल्व करने के लिए ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कितना होगा, -2 -4 एंड -2 × 3। ओके, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो हर एलिमेंट का माइनर निकाला जा सकता है। देख कितना इजी है, किसी भी एलिमेंट का, जैसे माइनस एक और बता देता हूँ। मान लीजिए आपसे पूछ दिया कोई फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द माइनर वैल्यू ऑफ -4, कितना होगा, तो -4 किस प्लेस पर होगा, -4 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम पर है, तो विच इज डिनोटेड, माइनर डिनोट किया जाएगा किससे, माइनर किससे डिनोट किया जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम मतलब 3 से, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम से। अब आप थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को बंद कर दें तो बच क्या जाएगा, 1 0 -2 5, 1 0 -2 एंड 5। देखिए थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को बंद कर दें तो 1 0 -2 5 बचेगा, विच इज इक्वल टू 5 × 1 एंड -0 × -2 है ना, मेन डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, विच इज इक्वल टू कितना आएगा आंसर, 5 आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो हर एलिमेंट का मैंने माइनर आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि किसी भी स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स से कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो आप एक बार माइनर को देख लीजिए, मैंने 2 क्रॉस 2 भी बता दिया, ठीक है, और 1 क्रॉस 1 में माइनर उसी एलिमेंट में कितना हो जाएगा, उसमें 1 क्रॉस 1 की बात करते हैं, मान लीजिए यही एलिमेंट है तो वो माइनर तो वही एलिमेंट मैंने, कोई है ही नहीं तो कुछ आपका, ठीक है। तो जब भी बनाते हैं माइनर वैसे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मोर देन 1 क्रॉस 1 ऑर्डर से बनता है, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, आप एक बार नोट कीजिएगा, और हम इसके बाद कोफैक्टर की बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, किसी भी स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स से कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, या डिटर्मिनेंट्स की कोफैक्टर कैसे फाइंड किया जाएगा, ठीक है। तो लेट अस सपोज करते हैं, सबसे पहले 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की बात करते हैं। मान लेते हैं हमें पढ़ना कोफैक्टर्स, इजी है बिकॉज विदाउट कोफैक्टर और माइनस के बेसिस पर बिना इसके हम डिटर्मिनेंट की मतलब कोई भी वैल्यू हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। जब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट किया जाती है उसमें कोफैक्टर माइनर का यूज करना ही होता है, ठीक है। उसी के बेसिस पर ये डिटर्मिनेंट पूरा बना हुआ है। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, सपोज करते हैं हमारे पास, मान लेते हैं एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स सपोज कर लेता हूँ, मान लीजिए 1 2 एंड 3 4 कोई भी नंबर एक फिल कर लिए, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमें इसके कोफैक्टर फाइंड करना, सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4। आप डायरेक्टली भी इसका निकाल सकते हैं कोफैक्टर, ठीक है, बिकॉज एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो आप हर एलिमेंट को कोफैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिखे चाहे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दीजिए, ओके। नाउ कोफैक्टर निकालते हैं 1 के लिए, क्या करते हैं जरा देखिएगा ध्यान से। कोफैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा कोफैक्टर जो पहले हम इसकी बात करते हैं, कोफैक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय CIJ या RAIJ। कोफैक्टर को या तो कैपिटल CIJ से रिप्रेजेंट करते हैं एंड या AIJ से, जैसा आपके बुक में रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है। अच्छी बात है। दूसरी बात हमारे पास है कि कोफैक्टर I और J क्या है, वो रो एंड कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकाले जा सकते हैं। एंड कोफैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए बेस्ड ऑन -1 टू द पावर I प्लस J के बेसिस पर इसको बनाया गया है। क्यों -1 के पावर I प्लस J है, क्योंकि अभी आपने जो कैलकुलेशन किए थे इसमें इसके क्लास वैल्यू अगर फाइंड करते हैं, जैसे 1 का 4 से और 2 का 3 का बेसिस पर आप कैलकुलेट करते हैं, वह आपका कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जो कोफैक्टर बताता है कि बीच में माइनस होगा या प्लस होगा उसके, ठीक है। तो हम एक बार इसके कोफैक्टर्स को निकालना सिखाते हैं, आप देखिएगा जरा ध्यान से कोफैक्टर कैसे निकलता है, ठीक है ना। कोफैक्टर मान लीजिए आपको एलिमेंट 1 का निकालना है, तो हमें फाइंड करना है कोफैक्टर ऑफ 1 का मतलब A11, मान लीजिए एलिमेंट A11 का कोफैक्टर फाइंड करना है। कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे या तो C से या तो A से, जैसा आपका विचार है, ठीक है ना। मान लीजिए हमने इसको A से रिप्रेजेंट कर दिया, A11 कोफैक्टर A11 हो गया। A11 मीन्स क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे -1 टू द पावर
आई की प्लेस पर 1 एंड जे के प्लेस पर 1, बिकॉज फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा उसका कोफैक्टर निकालना है, जो कि विद साइन चलेगा। माइनस आई -1 टू द पावर आई प्लस जे, और याद रखिएगा किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर सी आई जे ये डिपेंड करता है -1 टू द पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। एम आई जे मीन्स जिस एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना है उसके साइन के साथ उसका माइनर अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो उसके कोफैक्टर होता है। दैट मीन्स -1 टू द पावर 1 प्लस 1 एंड उस एलिमेंट का माइनर, ओके, उस एलिमेंट का माइनर। अब देखिए -1 टू द पावर 1 प्लस 1 कितना होगा, -1 टू द पावर 2, ओके। जब इनका सम जो है इवन होगा तो ये प्लस मिलेगा। और माइनर m11 कितना होगा, 1 का माइनर कितना होगा, अभी जस्ट बताया गया 1 का माइनर कितना होगा, 1 को बंद कर दीजिए, देखिए कितना बचा, 4 बचा। तो माइनर आप m11 कितना हुआ, 4 हो गया, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आएगा 4। तो कोफैक्टर माइनर पर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए हमें किसी और का निकालना, एक और बात करते हैं। कोफैक्टर आप मान लीजिए आपको 2 का फाइंड करना, किसका, एलिमेंट 2 का फाइंड करना। और 2 एलिमेंट किस प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, ये फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। किसको, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो ये हो जाएगा A12, ठीक है। इसका मतलब A12 एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर को हम A या C से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू A12 होगा। अब A12 कितना होगा, A12 मीन्स फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पर देखिए कोफैक्टर इज इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे इंटू माइनर हुआ करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 टू द पावर 1 प्लस 2 एंड माइनर ऑफ M12, बिकॉज माइनर भी वही होगा। तो माइनर कितना हो जाएगा, -1 के पावर 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 3 हो गया। 3 किसी भी नेगेटिव नंबर के पावर आर नंबर हो गया तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब M12 कितना होगा, M12 का मतलब क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट का माइनर कितना होगा, तो दूसरा जो सेकेंड एलिमेंट 2 है, 2 जिस रो और जिस कॉलम में उसको बंद कर दीजिए। देखिए ये रो और ये कॉलम बंद हो जाएगा तो बचा क्या आपके पास, 3। तो माइनर ऑफ एलिमेंट 2 कितना आया था, 3। तो यहाँ पर हो जाएगा -3। तो कोफैक्टर क्या हो गया, माइनस हो गया, ओके। सिमिलरली एक और देख लीजिए, कोफैक्टर आप मान लीजिए आपको 4 का फाइंड करना, क्या फाइंड करना, 4 का। 4 किस प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, 4 रिप्रेजेंट करता है 4 के प्लेस, मतलब एलिमेंट, किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो देखिए A21 एंड A22। तो इसका मतलब ये हो जाएगा A22 के प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और तो कोफैक्टर को भी रिप्रेजेंट करेंगे C या A से, तो इसको लिख दीजिए A22 विच इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 प्लस 2 एंड माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, माइनर उसी एलिमेंट का माइनर। तो 4 का माइनर कितना होगा, देखिए 4 का माइनर 1 आया। देखिए 4 जिस कॉलम और जिस रो में है उसको अगर देख कर चलें तो ये हो गया -1 के पावर 4 एंड 4 का माइनर 1 आ गया, तो इसको लिख देंगे 1। बात समझ में आ गई। इसका मतलब कोफैक्टर किस तरह से मूव करता है, जैसे A11 हो गया, A11 का मतलब 1 प्लस 1 2, जहाँ इवन आएगा वहाँ साइन प्लस, और जहाँ ऑड होता है वहाँ माइनस। देखिए यह आता है A12 मतलब 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 3 का मतलब माइनस आ जाएगा। ये किस प्लेस पर आएगा, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। 2 प्लस 1 का मतलब हो गया माइनस, और ये कितना होगा, प्लस होगा ना, बिकॉज सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम 2 2। A22 इस प्लेस को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, A22 होने का मतलब यह प्लस हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कोफैक्टर को याद रखिए कि ये प्लस माइनस माइनस प्लस, अगर ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है ऐसे मूव करता है। या तो आप इसको लिखिए ये -1 के पावर, अदरवाइज आप डायरेक्ट याद रखिए कि 1 का कोफैक्टर जो होगा वो पॉजिटिव में होगा, 2 का जो कोफैक्टर होगा वो नेगेटिव में होगा, 3 का जो कोफैक्टर होगा वो नेगेटिव में होगा, और 4 का जो कोफैक्टर होगा वो पॉजिटिव में होगा, और 4 का जो माइनर होगा उसके आगे प्लस, 3 का जो माइनर होगा उसके आगे नेगेटिव लगा देंगे तो वो कोफैक्टर निकल आएगा। 2 के आगे 2 का जो माइनर निकलेगा उसके आगे अगर नेगेटिव साइन लगाते हैं, माइनर के आगे नेगेटिव साइन लगाते हैं तो वो कोफैक्टर हो जाएगा उस एलिमेंट का, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल 3x3 ऑर्डर का लेकर चलता हूँ। तो जरा देखिए 3x3 ऑर्डर में कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। एक तो आप उसको भी देख लीजिए ताकि ये कंप्लीट हो जाए कोफैक्टर और माइनर कैसे निकालते हैं। बाद में तो इस तरह के जो कैलकुलेशंस होते हैं उसको शॉर्टकट में भी आप लोग कर चल देते हैं आगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम कोफैक्टर 3x3 ऑर्डर के लिए। तो लेट हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, A इज इक्वल टू मान लीजिए 1 0 3 5 -4 -2 -1
-2 एंड -3। ओके, हमने ये डिटर्मिनेंट्स ले लिए, अब सॉरी स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स ले लिए। सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखकर हमें इसका कोफैक्टर फाइंड करना है। 1 0 3 5 -4 एंड -2। मैं डिटर्मिनेंट में इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो। मान लीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स है, तो हम इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं वो कोफैक्टर के बेसिस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कोफैक्टर को डिस्कस करते हैं, फिर इसके एक्सपेंशन की बात करेंगे। ठीक है, तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमें किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना हो, मान लीजिए एलिमेंट 1 का कोफैक्टर निकालना है, तो एलिमेंट 1 का तो हम यहाँ लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ 1 का मतलब A11 तो कोफैक्टर को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, A11 या C11 से, आइदर C11। ठीक है, which is equal to -1 to the power 1 plus 1 and element of M11 n होगा। कोफैक्टर इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस जे MIJ होता है, मतलब -1 के पावर 1 प्लस 1 क्यों भाई, क्योंकि वह वन एलिमेंट जो है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के प्लेस पर है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के प्लेस पर है, इसीलिए -1 के पावर 1 प्लस 1। और -1 इसलिए कैलकुलेट किया थी, इसलिए लिखा जाता है कि जब इसकी वैल्यू निकालनी होगी उसको इससे सेटअप किया गया है ताकि जो वैल्यू एग्जिस्ट करे नॉर्मल कैलकुलेशन से वही वैल्यू डिटर्मिनेंट दे, इसीलिए इसको शॉर्टकट बोला जाता है। शॉर्टकट कैलकुलेशंस ऑफ टू फाइंड द लीनियर इक्वेशन, शॉर्टकट सॉल्यूशन, शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3x3 ऑर्डर के एक मैट्रिक्स के कोफैक्टर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ हो जाएगा C11 इस एलिमेंट का, C11 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 प्लस 1 एंड माइनर हो जाएगा। देखिए -1 के पावर 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। 2 क्या इवन नंबर है, इवन होने पर क्या साइन आएगी, प्लस हो जाएगा। और माइनर कितना होगा, M11 का मतलब 1 का माइनर कैसे निकलेगा, 1 जिस कॉलम और जिस रो में उसको बंद कर दीजिए, 1 जिस रो और जिस कॉलम या जिस कॉलम जिस रो में उसको बंद कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, -4 -2 एंड -3। और इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर लेते हैं, है ना, करते हैं ना एक्सपेंड, क्या करते हैं, मेन डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, तो मेन डायगोनल -4 -3 एंड माइनस बीच में करेंगे बिकॉज कोफैक्टर के बेसिस पर इसका जो भी वैल्यू आ जाए, तो जो भी कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आ जाएगी वो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 1 हो जाएगा। अब मान लीजिए हमें कोफैक्टर किसी और का निकाल कर देखते हैं, जैसे कोफैक्टर ऑफ मान लीजिए 0 का निकालना है। 0 किस रो और किस कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, 0 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को, दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट करेगा A12 को। 0 एलिमेंट फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, दैट मीन्स A12। और कोफैक्टर हमें निकालना है तो कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे A12 से, A12 के लिए क्या लिखेंगे, पहले -1 टू द पावर 1 प्लस 2 एंड माइनर ऑफ M12, यही होता है, -1 के पावर 1 प्लस 2 एंड माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। ओके, -1 के पावर 1 प्लस 2 कितना होगा, 3, 1 प्लस 2 कितना होगा, 3, और 3 अगर इसके -1 के पावर ऑड नंबर हो गया तो क्या होगा उसकी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनर हो जाएगा। अब माइनर का मतलब हो गया माइनस, और माइनर M12, माइनर क्या है, M12 है, M12 मतलब इस एलिमेंट का माइनर। अब इस एलिमेंट का माइनर मतलब 0 का माइनर, तो 0 जिस कॉलम और जिस रो में आया उसको बंद कर लीजिए। देखिए ये आपका कॉलम बंद हो जाएगा, ये आपका रो बंद हो जाएगी ये वाली, तो बचा क्या, 5 -1 -2 -3, तो ये लिख देंगे 5 -1 -2 एंड -3। और सेम कैलकुलेशन वैसे कीजिए, ये कितना आ जाएगा, माइनस और ब्रैकेट में आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बिग ब्रैकेट यूज कर लीजिए, 5 × -3 एंड -1 × -2। कैलकुलेशन के बाद आपको वैल्यू मिल जाएगी। किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला जा सकता है। अगर हर एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं तो उसके आगे माइनस प्लस करते जाइए, हर एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, कि एलिमेंट और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए इस एलिमेंट का निकालना है, सपोज कीजिए हमें फाइंड करना है कोफैक्टर ऑफ -2, और -2 किससे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए -2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम है, इसका मतलब ये थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, सो A32, तो कोफैक्टर इज आल्सो डिनोटेड बाय A32। देखिए C ज्यादातर यूज किया हूँ इसलिए C बार बार आ जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा A32 विच इज इक्वल टू -1 के पावर 3 + 2 एंड माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। और -1 के पावर 3 + 2 कितना होगा, 5, तो -1 के पावर 5 इज इक्वल टू
एंड माइनस कितना होगा, माइनर आप 32 एलिमेंट का, तो माइनर देखिए 32 मतलब -2 का माइनर निकालना है, -2 का माइनर निकालना है। तो -2 का माइनर क्या होगा, -2 जिस कॉलम और जिस रो में होगा उसको बंद कर दीजिए, -2 जिस कॉलम और जिस रो में होगा उसको बंद कर दीजिए, बचा क्या 1 5 3 -2, क्या बचा 1 5 3 एंड -2। ओके, देखिए बचा ना, -2 जिस कॉलम और जिस रो में हो उसको बंद कर दिए, बचा 1 5 3 -2। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 इंटू -2 1 इंटू -2 एंड -3 इंटू 5। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, वैल्यू निकल आएगा। तो ये हो गया हमारे पास किसी भी एलिमेंट्स का, डिटरमिनेंट में किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, हमने वो बात की है। शॉर्टकट में अगर देखा जाए तो जो कोफैक्टर का जो सिंबल नोटेशन, सिंबल यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, इसका मतलब प्लस हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 1 + 1 1 + 1 जहाँ होगा वहाँ प्लस हो जाएगा, और जहाँ 1 + 1 मतलब जहाँ पर इवन आता वहाँ प्लस होता है, और जहाँ ऑड आता वहाँ माइनस होता है। जैसे ये देखिए सेकेंड वाला, सेकेंड एलिमेंट 0 है, 0 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम मतलब 1 + 2, और 1 + 2 क्या हो गया 3, 3 ऑड नंबर हुआ, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस साइन, इसीलिए हमने कभी प्लस लिए हैं कभी माइनस लिए। देखिए दूसरे वाले का क्या लिए, 0 का माइनस ले लिए। अगर तीसरे का निकालते हैं तो क्या आता, प्लस साइन लेना पड़ता। चौथे का देखिए A21 का मतलब माइनस, बिकॉज 2 + 1 3, 3 पर माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्या होगा A22 सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, सो प्लस ये क्या होगा A23 मतलब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, 2 + 3 5, 5 का मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर होने का मतलब माइनस साइन। तो इसीलिए जो प्लस माइनस प्लस लगता है, माइनर आप लोग पहले निकालना सीख ही गए थे, बस उसके आगे क्या लगाना, माइनस लगाना या प्लस लगाना, अगर सीक्वेंस याद कर लें तब भी हो जाए, या तो याद रखिएगा जिस एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे उसका सम जो है ऑड या इवन आएगा उसके अकॉर्डिंग इसको माइनस प्लस कीजिएगा। तो यहाँ देखिए अगर मान लीजिए इसकी बात करते हैं तो ये होगा थर्ड वन है ना, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा प्लस बिकॉज 3 + 1 4। ये हो जाएगा थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, 3 + 2 = 5 एंड 5 इज ऑड नंबर सो इट विल बी माइनस। एंड ये क्या हो जाएगा थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड प्लस थर्ड मतलब 3 + 3 is 6 and 6 is even number, so साइन क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट के जो कोफैक्टर्स होते हैं उसका सिंबल आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ माइनर निकालना आप जान ही गए, किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना, जैसे -4 का निकालना तो -4 जिस कॉलम जिस रो में आएगा उसको बंद कर दीजिए, जो बच जाएगा उसी को आप सॉल्व कर लीजिए, उसका माइनर हो जाएगा। उसके आगे माइनस या प्लस लगा दीजिए अकॉर्डिंग टू एलिमेंट के पोजीशन के बेसिस पर, तो वह उसका कोफैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस आपको फैक्टर किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए एक्सपेंड करते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम से, वैल्यू बराबर आती है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेकर आप अगर उसको एक्सपेंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोफैक्टर, तो उस मैट्रिक्स या स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स या उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछा जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, या मैं इसको रब करता हूं पहले। अब मैं आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू बता रहा हूं कैसे निकालते हैं। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, क्वेश्चन थोड़ा सा बस डिटर्मिनेंट ये थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए तो क्वेश्चन से लेकर चलने में आसानी हो जाएगी। अब हमारे पास मान लीजिए ये हमारा डिटर्मिनेंट है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ध्यान दीजिएगा, मैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बाय एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो, ठीक है ना, बाय एक्सपेंडिंग रो 1, फर्स्ट रो मतलब R1 के अकॉर्डिंग मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे वैल्यू उतनी आएगी, चाहे आप सेकेंड रो को एक्सपेंड कर लीजिए, चाहे आप थर्ड रो को एक्सपेंड कर लीजिए, चाहे फर्स्ट कॉलम, चाहे सेकेंड कॉलम, चाहे थर्ड कॉलम, किसी भी कॉलम या एक रो को लेकर एक्सपेंड करते हैं, वो जो वैल्यू देता है वो वैल्यू पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। एक्सपेंड कैसे करते हैं और चेक कैसे करेंगे सारी वैल्यू बराबर आएगी, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बाय एक्सपेंडिंग रो 1 के अकॉर्डिंग मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। रो 1 के एलिमेंट देखिए ये 1 0 3 है, तो कैसे एक्सपेंड करते हैं, पहले एलिमेंट लिखते हैं, ठीक है, एलिमेंट और उसका कोफैक्टर A11, ओके, प्लस दूसरा एलिमेंट क्या है 0 और उसका कोफैक्टर A12 बिकॉज फर्स्ट वन सेकेंड कॉलम, तीसरा एलिमेंट लेंगे और उसका कोफैक्टर A13, ये इक्वल उतना ही आएगा अगर आप फर्स्ट रो की वैल्यू निकाल रहे हैं। आप चाहे तो सेकेंड रो से अगर एक्सपेंड करते हैं, मान लीजिए
एक्सपेंडिंग आप कर रहे हैं सेकेंड रो से, एक्सपेंडिंग बाय सेकेंड रो। सेकेंड रो से अगर आप एक्सपेंड करते हो तो क्या होता है 5, ये सेकेंड रो में एलिमेंट क्या है, ये वैल्यू है ना, यही ना एलिमेंट, तो इसका क्या होगा 5, 5 का कोफैक्टर मतलब A21 प्लस -4 है, लिख दीजिए -4, और इसका कोफैक्टर कितना होगा A22। अब बचा थर्ड है ना, थर्ड एलिमेंट कितना है -2 और उसका कोफैक्टर मतलब थर्ड A23। ये चाहे आप कैसे भी कर लीजिए, आप चाहें तो इसको भी लेकर एक्सपेंड कर लीजिए। एक लाइन और लेकर चलता हूं, सारे को वेरीफाई कर देते हैं। ये सारी वैल्यू इज इक्वल टू, या मैं यहां पर लिख देता हूं बाय एक्सपेंडिंग, मैं आपको कह रहा हूं किसी भी रो है किसी भी, बाय एक्सपेंडिंग फर्स्ट कॉलम। मान लीजिए C1 के अकॉर्डिंग हमें इसकी वैल्यू निकालनी, हमें ये चेक करना है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेकर एक्सपेंड कर सकते हैं और वैल्यू सारी बराबर आती है, वहीं उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हुआ करती है। अगर मान लीजिए हमें कॉलम 1 के द्वारा वैल्यू निकालना है तो कॉलम 1 से एक्सपेंड करना चाहें तो क्या होगा 1, कॉलम 1 क्या एलिमेंट है 1 है, 1 का कोफैक्टर A11 प्लस 5 ले लिए, 5 किस प्लेस पर रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 5A12 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो A21 ना, प्लस -1 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो A31। ये सारी वैल्यू बराबर आएगी, तो चेक करते हैं 1 बाई 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 ले लिए, A11 का मतलब क्या हो गया 1 + 1 प्लस होगा, कोफैक्टर को जो माइनस प्लस साइन लिखो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब 1 का कोफैक्टर मतलब 1 A11 का मतलब 1 को फैक्टर कितना होगा भाई, ये बंद कर लेंगे, ये रो बंद कर लेंगे, ये कॉलम बंद कर लेंगे, बचा क्या -4 -2 -2 -3 लिख दिए, -4 -2 एंड -3 प्लस 5 A21 2 + 1 कितना होगा 3 का मतलब 8 नंबर का मतलब कोफैक्टर के जो सिंबल हो क्या होगा माइनस। अब 21 का मतलब ये एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर निकालिए। 5 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा, देखिए इस रो और इस कॉलम में आ रहा, बाकी बंद कर दीजिए, तो देखिए बचा क्या हमारे पास, बच गया 0 -2 एंड 3 -3 प्लस -1 इंटू है तो -1 रख देते हैं। A31 का मतलब 3 + 1 4, और 4 का मतलब क्या होगा साइन प्लस, तो हम यहाँ पर प्लस ले लेंगे, तो प्लस तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब बचा थर्ड वन का मतलब ये एलिमेंट का माइनर निकाल लेते हैं, बिकॉज कोफैक्टर तो साइन हो जाएगा, तो ये माइनर निकालें कितना आएगा, ये बंद कर लीजिए, बचा क्या 0 -4 3 -2, 0 -4 एंड 3 -2 कैलकुलेट कर लेते हैं, और सारे कैलकुलेट करते हैं, देखिए सारे वैल्यू बराबर आते हैं कि नहीं, कितना आ जाएगा ये 1 आ जाएंगे, ये माइनस है ना, माइनस तो माइनस इंटू माइनस प्लस 12 एंड बीच में माइनस होता है इनके डिटर्मिनेंट में, एंड -2 एंड -2 कितना होगा +4, सो बीच में माइनस होगा इसलिए -4 हो जाएगा। 5 इंटू +5 इंटू माइनस दिस इज इक्वल टू -5, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखिए मेन डायगोनल मतलब 0 इंटू 3 दैट मीन्स 0, एंड बीच में माइनस लिखते हैं, और -2 एंड 3 -2 इंटू 3 दैट मीन्स -6, ऑलरेडी बीच में माइनस होता है तो हम इसको लिख देंगे -6, एंड यहाँ पर माइनस बाहर लाया -6 लिख देते हैं, इसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे, और प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू -1, ये कितना होगा -2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, एंड बीच में माइनस लिखते हैं -4 इंटू 3 इज इक्वल टू -12, तो यह आ जाएगा -12। ओके कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा, 12 - 4 इज 8 -5 and minus and minus plus, so 5 into 6 is equal to 30 and -1 minus and minus plus, so minus हो जाएगा ये भी, तो ये कितना आ जाएगा टोटल 42 and 8, 42 minus 8 is equal to 34 आ जाएगा, ठीक है ना, 34 आ जाएगा। देखिए 34 वैल्यू आ गए एक्सपेंडिंग C1 के अकॉर्डिंग। अब मैं इसी को चेक करता हूँ, ये ऐसे एक्सपेंड करते हैं, ये देखिए तरीका बता दिया मैंने, एक्सपेंड किसी भी रो या किसी भी कॉलम से लेकर करते हैं और सारी वैल्यू बराबर आती है। मैं एक और बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए इसको एक्सपेंड किया था, मैंने कहा था कि आप R1 से भी एक्सपेंड कर लीजिए और वही वैल्यू आएगी, चाहे आप R2 से कर लीजिए वही वैल्यू आएगी, चाहे C1 चाहे C2 चाहे C3 किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए R1 से एक्सपेंड करते हैं, R1 से देखिए ये कितना है 1, एलिमेंट ऑफ 1 देखिए 1 का कोफैक्टर, ये 1 जिस रो जिस कॉलम में बंद कर लीजिए, तो बचा क्या, ये नहीं बचा, क्या बचा -4 -2 एंड -2 एंड -3 बचा, और 1 होने का मतलब क्या हुआ, साइन इसका प्लस ही रहेगा, जैसे यहाँ पर हमने प्लस लिए थे या तो ऑलरेडी कैलकुलेट किया गया, 1 का मतलब
इवन हो गया, इवन का मतलब साइन प्लस हो जाएगा। अब जीरो है, चलिए जीरो इंटू को फैक्टर है 1 2, जीरो लग गया। जब को फैक्टर निकालेंगे मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो जीरो हो जाएगा। फिर भी मैं लिख रहा हूँ एक बार, जीरो a12 मतलब इस एलिमेंट का को फैक्टर। इस एलिमेंट का को फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले उसका साइन लिखेंगे। साइन क्या होगा, माइनस होगा, साइन माइनस होगा। और को फैक्टर कितना होगा, a12 मतलब जीरो का माइनर निकाल लीजिए, कितना होगा 5 -1 -2 3, लिख दीजिए 5 -1 -2 एंड -3 एंड प्लस कितना है 3 है ना, तो 3 लिख दीजिए। और 3 का को फैक्टर, 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 के साथ को फैक्टर a13 लगेगा, है ना। 3 का को फैक्टर a13 का मतलब 1 + 3, 1 + 3 कितना होगा 4, और 4 क्या हुआ पॉजिटिव हो गया। जब पॉजिटिव हो गया तो को फैक्टर क्या होगा, साइन इसका पॉजिटिव लिखा जाएगा। अब आते हैं इसके को फैक्टर को निकालने के लिए, तो इसका माइनर निकाल लीजिए, कितना आया 5 -1 -4 2। देखिए 3 जिस रो या जिस कॉलम में उसको बंद कर लें तो बचा 5 -1 -4 -2, तो लिख दीजिए 5 -1 -4 -2। मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन R1 के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ आ जाए कितना 1 इंटू, इसका कैलकुलेशन हम लोग अभी किए थे, कितना आया था 8 आ गया था, देखिए है ना, या कितना आया था 8 आ गया था। तो मैं डायरेक्ट इसको 8 लिख देता हूँ। ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, बिकॉज जीरो मल्टीप्लाई करेंगे पूरा जीरो हो जाएगा। प्लस 3 ब्रैकेट में कितना होगा देखिए -10 एंड माइनस एंड -4, -1 इंटू -4 कितना होगा +4, और +4 है देखिए +4 हो जाएगा तो यहाँ -4 हो जाएंगे। तो यह आ जाएगा 8 एंड प्लस 3 इंटू -14 एंड 14 3 = 42 एंड 42 -8 कितना होगा -34। वैल्यू देखिए फिर बराबर आ गई, -34 आ गई। आगे आप चाहें तो R2 से भी एक्सपेंड कर देखिए, 5 इंटू को फैक्टर ऑफ A21 -4 इंटू को फैक्टर ऑफ A22 एंड -2 इंटू को फैक्टर ऑफ A23। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल होती है। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होती है, इक्वल होती है। जिससे किसी भी रो या किसी भी कॉलम से किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के लिए वो जिस रो को आप लिखिए तो उसको लिख दीजिए एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 या रो 1। हमने रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो जो रो 1 में जितने एलिमेंट हो वो सबको लिखिए, उसके साथ उसके कोफैक्टर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको कैलकुलेट कीजिए, जो वैल्यू आएगी वो उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू हुआ करती है। ये वैल्यू चाहे C1 से निकले, चाहे किसी ने R1 को एक्सपेंड कर दिया हो, किसी ने R2 को एक्सपेंड कर दिया हो, किसी ने R3 को एक्सपेंड कर दिया हो, कहीं से भी आप एक्सपेंड करेंगे। R2 देखिए सेकेंड रो को भी एक्सपेंड करेंगे ना वैल्यू, ये जो वैल्यू आप एक्सपेंड करेंगे 5, और 5 का को फैक्टर जितना होगा उससे मल्टीप्लाई कीजिए, -4 का को फैक्टर जो होगा उसको मल्टीप्लाई कीजिए, -2 का जो को फैक्टर होगा 1 -1 0 -2 से निकलेगा वो मल्टीप्लाई कीजिए, आएगा कितना आंसर आएगा -34 आएगा। तो ये होता है किसी भी डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करना, ठीक है। ये वैल्यू ईच एंड एवरी टाइम बराबर मिलेगी, हर बार प्रत्येक बार ये वैल्यू बराबर आती है, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट्स हमारा डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन था। तो मैंने आपको डिटर्मिनेंट के बारे में बताया कि कैसे को फैक्टर माइनर कैलकुलेट करेंगे, कैसे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया करेंगे, ठीक है। कोई और वैल्यू निकालते हैं, याद रखिएगा, जैसे 5 ले लेते हैं, किसी और को फैक्टर ले लेते हैं, मान लीजिए 0 का को फैक्टर लेते हैं, -4 ले लेते हैं, को फैक्टर किसी और का ले लेते हैं, तो वो वैल्यू मतलब आपका 0 हो सकता है, या वो वैल्यू हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट की वो नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, तो डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन क्या होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो डिटर्मिनेंट A = होता है A11। किसी भी डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन = एलिमेंट और उसका को फैक्टर A12, तो को फैक्टर ऑफ A12 एंड A13 देन को फैक्टर ऑफ A13, यह इक्वल होगा A21 देन को फैक्टर ऑफ A21, A22 then cofactor of A22 and A23 then cofactor of A23 which is equal to also A31 मतलब एलिमेंट और तो उसी का कोफैक्टर, एलिमेंट उसी का कोफैक्टर, तीसरा एलिमेंट A33 देन कोफैक्टर ऑफ A33। ये वैल्यू हमेशा बराबर मिला करती है, ठीक है। जो भी एलिमेंट लेंगे, जैसे मान लीजिए A11 A21 A31 ले लिए, तो कोफैक्टर भी उसी का लीजिए, वैल्यू आपको बराबर मिल रही है, ठीक है। तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए
चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 डिटर्मिनेंट की। जितने भी मैंने कंडीशन बताया तो उसके बेसिस पर आप सॉल्व कीजिए, बहुत ईजी एक्सरसाइज होंगे। जैसे एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। सो सिंपल क्वेश्चन है ना। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, मेन डायगोनल माइनस हाफ डायगोनल, विदाउट कोफिशिएंट कोफैक्टर माइनर, कुछ भी नहीं सोचना। आपको वैल्यू पूछा है तो वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 इंटू -1, ठीक है ना। 2 इंटू -1, ब्रैकेट क्या लगाना है, इसके आगे कुछ है ही नहीं। तो 2 इंटू -1 माइनस 5 इंटू 4 which is equal to -2 and minus plus 20 and is 18. So simple question. Similarly सेकेंड में फर्स्ट नहीं सेकेंड दो पार्ट दिया था, एक पार्ट मैंने यहाँ पर नोट कर लिया हूँ बताने के लिए आपको, दूसरा पार्ट वैसे बस ओनली मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जितना सिंप्लीफाई कर सके उतना आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे इसकी वैल्यू पूछा है तो आप मेन डायगोनल का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स cos थीटा का मल्टीप्लाई किससे होगा, cos थीटा का, माइनस बीच में माइनस यूज करते हैं ऑन बेसिस ऑफ कोफैक्टर, एंड माइनस किसका मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा का। तो साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा कितना हो जाएगा यार, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एंड माइनस प्लस साइन इंटू साइन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू तो आपको पता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होते हैं, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, अ मैट्रिक्स इज गिवन है, देन वेरीफाई करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। वैसे एक्चुअली ये प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज अभी नहीं डिस्कस किया गया, उसके बाद डिस्कस किए जाएंगे, बट यहाँ वेरीफाई करनी है तो मैं इसको बता देता हूँ एक बार। जैसे इसमें पूछा है ए मैट्रिक्स इज गिवन है, ए मैट्रिक्स कितना है 1 2 एंड 4 2। आपसे पूछा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट और फिक्स्ड वैल्यू हुआ करती है, डिटर्मिनेंट क्या होती है, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, मींस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हुआ करती है, बट मैट्रिसेस हैव नो वैल्यू, किसी मैट्रिक्स की अपनी कोई वैल्यू नहीं हुआ करती, बट डिटर्मिनेंट क्या होती है, एक वैल्यू हुआ करती है, याद रखिएगा। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, दैट मीन डिटर्मिनेंट 2a कांस्टेंट कोई नंबर हो सकता है, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, कोई एक नंबर हो जाता है, नंबर होगा, अगर वो फंक्शन है, मान लीजिए cos थीटा sin थीटा टर्म में, तो वो इस टर्म में वो फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब जैसे पूछा आपसे डिटर्मिनेंट ऑफ 2a पूछ दिया है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप पहले 2 इंटू मैट्रिसेस कर लीजिए, मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैट्रिक्स से कितना है 1 2 एंड 4 2, मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, 2 इंटू 2 इज 4, नेक्स्ट 2 इंटू 4 इज 8 एंड 2 इंटू 2 इज 4। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ 2a पूछ दिया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 8 4 कैसे निकाले थे, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए थे, तो लिखिए 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 8, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 एंड 8 4 जा 32, 32 माइनस 8 है ना, कितना आ गया -24 आ गया। अब अगर मान लीजिए आपको वेरीफाई करना है कि 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू बताइए कितना होगा, तो 4 मैट्रिक्स आपका है, उसको डिटर्मिनेंट कन्वर्ट कर लीजिए, डिटर्मिनेंट क्या होगा, बस उसके आगे डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दीजिए, दैट मीन्स उस मैट्रिक्स की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू, ये सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 4 इज 8, सो 4 इंटू -6 विच इज इक्वल टू -24। देखिए दोनों बराबर आ जाएगा, सो सिंपल है, आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। एक आप क्वेश्चन और देख लेते हैं, कुछ डिफरेंट हो तो आप एक बार कंप्लीटली नोट कर लीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 7 जो थोड़ा डिफरेंट है, मैं उसको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में एक पार्ट मैंने लिया हूँ, इस तरह के 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है, स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स है, और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो हमने उसको पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दी और इसके कैलकुलेशंस को बताया हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आप जो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, मान लीजिए रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो रो 1 में कौन कौन से एलिमेंट है, 3 -1 -2 है, तो 3 ले लिए, और 3 का को फैक्टर देखिए, ये क्लोज है, ये क्लोज है, कितना बचा 0 -5 -1 0। अब ये देखिए A11 ये प्लस चलता है, ये माइनस चलता है, ये प्लस चलता है, डायरेक्टली साइन भी ले लीजिए, दूसरा वाला माइनस में रहेगा, एलिमेंट उससे रिस्पेक्ट में क्या है -1 है, ठीक है ना, माइनस ले लिए। अब ये जिस रो
और जिस कॉलम में है बंद कर दीजिए। देखिए ये कॉलम है, ये रो बंद हो गया, बचा क्या 0 3, ये कॉलम ये रो बंद हो गया, तो बचा 0 3 -1 एंड 0। देखिए ये कॉलम और ये रो बंद कर दिया, तो बचा 0 3 -1 0। प्लस तीसरा वाला साइन प्लस चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता रहता है। तो ये तीसरा वाला प्लस हो गया और एलिमेंट क्या है -2। -2 का माइनर निकालेंगे तो -2 जिस कॉलम और जिस रो में है बंद कर दीजिए। क्या बचा, बच गया 0 3 एंड 0 -5। ओके, तो ये आ जाएगा 3, कैलकुलेट कर लीजिए। 0 बीच में माइनस साइन यूज होता है, -5 एंड -1, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स इसको माइनस कर लेंगे। माइनस एंड माइनस +1 एंड 0 इंटू 0 0, बीच में साइन माइनस यूज करते हैं। 3 इंटू -1 इज इक्वल टू -3, 3 इंटू -1 इज इक्वल टू -3, तो हमने लिख दिए -3। ओके, एंड प्लस इंटू माइनस इज -2। ये याद रखिएगा, किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर कोई एक रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो वो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, बाद में प्रॉपर्टीज में आएगा। अभी शॉर्टकट में -5 इंटू 0 0, बीच में माइनस, 3 इंटू 0 इज ऑल्सो 0, तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू -5 इज इक्वल टू -15 एंड माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये आ जाएगा +3 एंड टोटल का टोटल 0 हो गया ना, तो -15 + 3 इज इक्वल टू -12। सो सिंपल है। एक दो क्वेश्चन आप एग्जाम्पल से कुछ आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये एक्सरसाइज मेरे हिसाब से आराम से कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक है क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए, याद रखिएगा जरा। 1 मार्क्स में कंफ्यूजन क्या रहता है, क्वेश्चन ये मैट्रिक्स में इस तरह से दे देता है, जैसे दे दिया x y एंड 2 3 इज इक्वल टू 3 4 5, या x दे दिया x + 2, ठीक है, और यहाँ हो गया 2 एंड 3। ये इस तरह से कोई क्वेश्चन दे देता मैट्रिक्स में और पूछता फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो आप लोग क्या करते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं। मैट्रिक्स में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस कंपेयर किए जाते हैं, मतलब अगर दो मैट्रिक्स इक्वल आर्डर के होते हैं तो वह कंपेयर किए जाते हैं, होते हैं ना, कंपेयर कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या आया था वैल्यू, ये मैट्रिक्स अगर है तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 एंड x + 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3, देन यहाँ पर आप वैल्यू ले लीजिए 5, ठीक है ना, ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 एंड x + 2 इज इक्वल टू 5, सो x इज इक्वल टू 3। ओके, आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू आप कंपेयर कर निकाल लेते हैं, किसी चाहे इससे निकाल लीजिए चाहे इससे निकाल लीजिए। यहाँ एलिमेंट्स जो होते हैं सामने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर किए जाते हैं, लेकिन जो डिटर्मिनेंट में होता है वो कंपेयर नहीं करते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होती है, एक फिक्स्ड वैल्यू हुआ करती है, तो फिक्स्ड वैल्यू वाला ही कैलकुलेशन आप कीजिएगा। आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा मिस्टेक इसमें करते हैं, क्या करते हैं, डायरेक्टली आप लिख देते हैं 2 = 2x, तो x = 1 लिख देते हैं, या x = 1, देखिए बनाया भी x = 1, तो आप बोलेंगे x की वैल्यू 1 हो गई ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स, लेकिन वो गलत हो जाता है, वो पूरा काटा जाता है क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, आप ये डिटर्मिनेंट है इसका सोल्यूशन जब करेंगे तो कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। ये डिटर्मिनेंट है तो इसमें मेन डायगोनल, मतलब 2 × 1 -5 × 4 -5 × 4 इज इक्वल टू, आप इधर भी डायगोनल है ना, सॉरी इधर भी डिटर्मिनेंट है, तो ये कैलकुलेट हो जाएगी। करिए कैसे कैलकुलेट होगी, 2x का x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x × x -6 × 4 -6 × 4। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 2 - 5 × 4 = 20 इज इक्वल टू 2x² -24। सॉल्व कर लीजिए, -18 एंड -24 ट्रांसफर कर लेंगे तो प्लस आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8 6 40 इज इक्वल टू 2x², सो 3 इज इक्वल टू x², देन x इज इक्वल टू ±√3। तो वैल्यू ऑफ x कितनी आई, ±√3 हो गई। क्यों आई, बिकॉज ये डिटर्मिनेंट था। आप मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेंट में मत लगाइएगा, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन और भी बुक में दिए गए हैं, आप ट्राई कीजिएगा। अगले लेक्चर में जो भी क्वेश्चन जो छोड़े गए हैं, अगर डिफिकल्ट होगा तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर लूँगा और उसके बाद अगली एक्सरसाइज को लेकर चलूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही है, आप कंप्लीटली देख लीजिए इसको।